बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, पीएसटी की बुक है। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान ये हम शुरू करने जा रहे हैं भाई। इसका पीडीएफ वर्क आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पूरा इसके लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज़ वगैरह वो सब मिल जाएंगे आपको। रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ज़राए क्या क्या हैं। पाकिस्तान जो है भाई देखो किस चीज़ पे चल रहा है, रिसोर्सेज क्या हैं यहाँ। तो सबसे मेन चीज़, किसी भी मुल्क में आप जाएंगे तो दो किस्म के रिसोर्सेज पाए जाते हैं पूरी दुनिया के ममालिक में। एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें अल्लाह ने दिए हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। बात समझ रहे हैं? बारिशों का आना, सूरज की तपिश, हवाओं का, इस तरह ये सारी चीज़ें। यहाँ तक कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी अल्लाह ने दी है, ज़मीन भी अल्लाह की है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं कि उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज पे जो मेहनत करके हम कोई चीज़ें बनाते हैं और उसमें इंसानी एफ़र्ट शामिल होती है, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। कहीं पे भी चले जाएँ ये दो किस्म की रिसोर्सेज आपको मिलेंगी जो पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन अब इसमें जो है कैटेगराइज़ किया गया है। पहला तो आपका रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट ऑफ रिसोर्सेज इन नेशनल डेवलपमेंट। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी साथ साथ बता दूं, पहला क्वेश्चन का आंसर भी यही है पेज नंबर 70 के ऊपर। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, तो ये इंपॉर्टेंस दी हुई है मुख्तलिफ, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। अब चूँकि टॉपिक शुरू हुआ है, दो चीज़ें बताई गई हैं, तो सबसे पहले जो है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज ही बताई जा रही हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी जिक्र नहीं है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल, आपकी ज़मीन के अंदर जो ज़रख़ेज़ी है, ठीक है। अब सॉइल भी अलग अलग है। एक है इंडस बेसन सॉइल, दरिया सिंध का जो है वहाँ पे बता रहे हैं। एक है पहाड़ी सॉइल, माउंटेन सॉइल। तीसरा है सैंडी डेजर्ट्स, रेगिस्तानी रतीला जो है ज़रख़ेज़ी। तो ये तीन किस्म के हमारे यहाँ जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज में सॉइल आता है, और सॉइल में ये तीन किस्म के सॉइल्स पाए जाते हैं। फिर है फॉरेस्ट, भाई ये भी नेचुरल रिसोर्स है, जंगलात का उगना। तो ये हमारे मुल्क में जो है बहुत कम है, 25% होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4.5 to 5% तक हैं। तो इस फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल रिसोर्स है। आपने देखें बार बार जहन में यही रखना है कि नेचुरल रिसोर्स कौन सी है और ह्यूमन रिसोर्स कौन सी है, भाई ये जहन में रखिएगा। तो नेचुरल रिसोर्स में सेकंड फॉरेस्ट है, और इसमें टाइप्स हैं। माउंटेनियस फॉरेस्ट जो पहाड़ों पर होते हैं, ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। सब माउंटेनियस फॉरेस्ट ये छोटे पहाड़ों पर होते हैं। फिर ड्राई वेस्टर्न माउंटेनियस फॉरेस्ट, ये भी जंगलात, मगरबी खुश्क जंगलात हैं। फिर रिवरेन फॉरेस्ट यानी जो आपके दरियाओं के किनारे। फिर कैनाल फॉरेस्ट जो आपकी नहरों के किनारे हैं। फिर कोस्टल फॉरेस्ट जो आपके समुद्री साहिली पट्टी है, वहाँ पर जो दरख्त जंगलात पाए जाते हैं उसकी बात हो रही है। अब इसमें भी एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया, एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपका नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज आप लिख सकते हैं उसको, जबकि एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट ये पेज नंबर 74 पर पूरा क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। ये हो गई सेकंड नेचुरल जो है आपकी रिसोर्सेज। थर्ड है मिनरल्स, मादनियात, ज़मीन में पाए जाने वाले जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज लगा कर हम उसको निकालते हैं। लेकिन नेचुरल रिसोर्स मौजूद है तो हम निकाल पा रहे हैं, वरना कैसे निकालें। ठीक है, तो मिनरल्स रिसोर्सेज में जो है सबसे पहले मिनरल ऑयल है, जो ख़ाम तेल मुख्तलिफ़ किस्म का। नेचुरल गैस है, कोल है, कोयला। आयरन ओर है जिससे सरिया बनता है, आयरन ओर, ख़ाम लोहा। क्रोमाइट है भाई, क्रोमाइट भी जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, यानी इसको डालकर स्टील बनाया जाता है क्रोमाइट की मदद से। कॉपर है, जिप्सम है, कॉपर भी आपको पता है कि मेटल है, जिप्सम पत्थर है। सॉल्ट नमक है, लाइमस्टोन भी एक पत्थर है, और मार्बल भी पत्थर है। ये तमाम जो हैं हमारे यहाँ पर ये मिनरल्स हैं जो ज़मीन से मादनियात निकलती हैं। तो यहाँ पर ये तीन नेचुरल रिसोर्सेज का जो ज़िक्र हुआ, इनको यहाँ पर रोक दिया गया। बस तीन नेचुरल रिसोर्सेज बता दिए गए। कौन कौन सा मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, सॉइल, फॉरेस्ट और आखिर में मिनरल्स। ठीक हो गया। इसमें अलग अलग सवाल बन सकते हैं, आपसे मिनरल्स के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। तो आपने यहाँ पर तकरीबन 10 किस्म के दिए हैं, आपने इनके बारे में लिखना है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया एग्रीकल्चर। ये भी रिसोर्स है,
जैसे हमने 2 शुरू में पढ़ी वो तो ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्स कैटेगरीज थी। अब इसमें एग्रीकल्चर जो है हमारे पाकिस्तान में एक अलग से टॉपिक बता दिया गया ज़राअत, ठीक है। अब इसमें सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर हमारा आ गया कि क्या सिस्टम है, इसको हम सोर्स कहते हैं। सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर में सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर आएगा। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, तो सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है भाई, एक कैश क्रॉप्स कहलाती है, एक फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स हम उसे कहते हैं जिसको हम बेच के बाहर ममालिक बेच कर ज़र मुबादला कमाते हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज पैसा कमाते हैं, ठीक है। उसमें ये अलग किस्म की क्रॉप्स हैं। और एक फ़ूड क्रॉप्स है जो हम अपने ग़िज़ा के तौर पर उगाते हैं, वीट राइस मेज़ वग़ैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये हैं तो दोनों ही आपकी क्रॉप्स में आएंगी। तो ये भी सोर्स है एग्रीकल्चर की, ठीक हो गया। ये आपने यहाँ देख लेना सबको। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सारी पल्सेस, बारले, वेजिटेबल एंड फूड। फिर है एग्रीकल्चर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें जो पाकिस्तान को एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, सबसे पहले लो लिटरेसी रेट, पढ़ाई की कमी है भाई यहाँ पर। फिर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ फार्मर, किसान बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ज़मीन कम होती जा रही है। एक बाप के 5 बेटे हैं तो एक ज़मीन जो पहले बहुत बड़ी थी 5 में तकसीम होकर छोटी हो गई, ठीक है भाई। नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन, हमारे यहाँ अभी भी वही पुराने बैलगाड़ियाँ और पुराने ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से कम हमारी जो यील्ड्स है ना वो कम आती है। लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ज़ाहिर है ज़मीन लिमिट है भाई, ज़मीन तो नहीं बढ़ सकती ना जितनी थी, बल्कि उल्टा ज़मीन कम हो रही है, लोग घर बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो ज़मीन कम होती जा रही है। फिर हमारे यहाँ रोल ऑफ़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वो भी अच्छा नहीं है, फार्मर्स के साथ हेल्प नहीं करते वो लोग, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा सॉइल एरोज़न, ये जो हमारे ज़लज़ले तूफ़ान वगैरह आते हैं, इसकी वजह से ज़मीन की चेंजिंग की वजह से जो है ज़मीनें ख़राब हो जाती हैं। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ये पानी की सतह का बढ़ जाना ज़मीन के अंदर, फिर वहाँ पे फसल नहीं लगती, बल्कि वो लगा हुआ बीज जो है ना वो ख़राब हो जाता है, जल जाता है। मतलब वो पानी इतना नमकियात बढ़ जाती है कि वो ज़मीन बेकार हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, फिर ज़मीन का मैंने अभी बताया टुकड़ों में तकसीम हो जाना। इनसफिशेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मीन जो है, चाहे वो गाड़ियाँ हैं चाहे वो रोड्स हैं, वो अच्छे नहीं हैं। फिर डिफ़िकल्टीज़ इन द मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स, फसल तो तैयार हो जाती है लेकिन फिर जो ये मार्केट वाले हैं यहाँ पे भी बड़े मसाइल हैं भाई, रेटों के मसाइल और बड़े मसले। इसके अलावा अनसूटेबल कंडीशंस, भाई बहुत सारी अनसूटेबल कंडीशन है, जहाँ किसान रहते हैं वहाँ सहूलियात नहीं है, तो उनके साथ आए दिन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर उसके बाद है मेजर टू सॉल्व एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई, तो वही जो प्रॉब्लम्स बताई हैं उसी के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, सॉफ्ट लोन्स देने चाहिए, मीन्स ऑफ इरिगेशन आबपाशी होनी चाहिए, अच्छे तरीके होने चाहिए, पानी पहुँचे। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर वोकेशंस, फिर मुख्तलिफ फलाही यानी तालीमी जो है ना एग्रीकल्चर वोकेशंस होने चाहिए ताकि किसानों को सीखने को मिले। लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीनों की इस्लाहात होनी चाहिए भाई, ये जो बड़े बड़े वडेरे ज़मींदार जो इतनी बड़ी ज़मीनें लेके बैठे हैं उसके लिए कानून होना चाहिए। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए, मौजूद भी हैं, उनके नाम आए हुए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसी में सेकंड पार्ट है एरीगेशन, क्योंकि ये भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है। आबपाशी, पानी को फसलों तक पहुंचाना एरीगेशन कहलाता है, ठीक है भाई। तो इसमें एरीगेशन का ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। फिर इसमें सोर्स ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, हमारे यहाँ जो नहरी निज़ाम है वो दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम है, तो वो हमारे यहाँ सोर्स क्या क्या है, 5 दरिया हैं, उनमें से ये नहरें निकलती हैं, वो इसमें बताया गया है। फिर एक है लाइव स्टॉक, ठीक है। अब ये जो लाइव स्टॉक था सी, और ये जो हमने अभी पढ़ा फूड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो लाइव स्टॉक भी इसी में आएगा। लाइव स्टॉक में आपको पता है जितनी भी मुर्गी, मछली, बकरा, गाय, ये जितने जानदार इनकी जो स्टॉक किया जाता है, यानी इनके फार्म्स हैं, ये पूरा तरीका जो है ना, तो इसको हम लाइव स्टॉक में देखते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है पावर रिसोर्सेज, हमारे यहाँ जो है 2 किस्म की पावर रिसोर्सेज है जिससे बिजली बनाई जाती है। एक है हाइड्रो एंड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हाइडल एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो पानी से बनती है, बहुत सस्ती होती है भाई ये, लेकिन इसका जो
मतलब ये जो बनना है इसका ये बहुत महंगा है, लेकिन अगर एक बार ये बन जाए ना डैम वगैरह तो फिर ये बिजली बहुत सस्ती पड़ती है। दूसरा है एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी, इससे भी बिजली बनती है लेकिन ये महंगा तरीका है भाई, लेकिन इससे भी हम बना रहे हैं। अब जो है सोलर एनर्जी, धूप से बनने वाली एनर्जी, ये तो आप सबको मालूम होगा। तो ये पावर एनर्जी के 3 ये टॉपिक हैं। उसके बाद अब वो टॉपिक आया जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ था, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानी ज़राए कौन कौन से हैं। तो भाई ह्यूमन रिसोर्सेज बताए जा रहे हैं कि पूरे मुल्क में कितने अफराद हैं, कितने लोग काम करने वाले हैं, पूरी डिटेल, और हमारी आबादी कितनी है, तो हमारी इनकम कितनी है। अगर आप देखें तो हम जो है मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ का टोटल अगर मिलाया जाए पूरी मुस्लिम कंट्री का, तो 1200 बिलियन डॉलर जो है बनता है, जबकि जापान अकेला 5500 बिलियन डॉलर सालाना कमाता है। पूरे मुसलमान मुल्कों का मिलाकर भी वो 400 गुना ज़्यादा कमाता है। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं, सिर्फ क्या टेक्नोलॉजी, तरीका, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ये जो इंसानी और दूसरे रिसोर्सेज हैं ये आपस में एक दूसरे से किस तरह एक दूसरे पे इन्हिसार करती हैं। ज़ाहिर है मैंने आपको अभी बताया मिनरल्स खुदा ने, अल्लाह ने नेचुरल रिसोर्सेज ज़मीन के नीचे रखी, हम निकालेंगे नहीं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये दोनों ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज का आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। क्या क्या मसाइल हैं हमारे यहाँ भाई, प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके क्या तरीक़ेकार हैं, तो ये इसके अंदर पूरा बताया गया है। हमारे यहाँ पे जो अर्बन और रूरल एरियाज़ की है सिस्टम वो बताया गया है, आबादी का मसला बताया गया है, ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। फिर हर चैप्टर की तरह लास्ट में एक टॉपिक होता है मॉडरेशन इन लाइफ। भाई ज़िंदगी के अंदर जो है ना मॉडरेशन होना चाहिए। अब मॉडरेशन का मतलब ये है कि जो आपको ज़राए अवेलेबल है ना उसी के अंदर अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। चाहे वो एक घर के अंदर है, आपकी इनकम कम है, लेकिन आप अगर उसको तरीके से चलाएंगे तो बहुत अच्छा चल पाएंगे। बात समझ रहे हैं, यही मुल्क है। मुल्क के अंदर भी आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें, अपनी इनकम को देखते हुए अखराजात करें। तो इसका मतलब ही यही है कि जो आपके पास अवेलेबल ज़मीन है ना उसके अंदर रहते हो, यानी जितनी चादर उतने पाँव फैलाएं। इसका असल ये मॉडरेशन इन लाइफ बनता है। ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा इसको भी। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये 9 क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिए हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। द पीपल इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ टास्क आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ज़ाहिर है जिनमें अफराद काम कर रहे हों, लोग इन्वॉल्व हों, उसको ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। द सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लडेड लेयर्स ऑफ सिल्ट एंड लूम इज़ कॉल्ड खदर सॉइल। ठीक है जी। थर्ड है, माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन। 4 है, द नेचुरल गैस वाज फर्स्ट फाउंड इन पाकिस्तान एट अ प्लेस कॉल्ड सुई। 1952 में 1952 में पहली बार ये दरियाफ्त हुई थी भाई, बलूचिस्तान का इलाका है सुई। 5 है, मॉडरेशन इन लाइफ मीन्स टू लिव विद इन द अवेलेबल मीन्स। तो भाई आई होप के चैप्टर मैंने पूरी कोशिश की आपको जल्दी से समझाने की, और तमाम चीज़ें मैंने इसमें ब्रीफली आपको बता दी हैं। टॉपिक को टॉपिक लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी समझ जाएंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कोई मिसिंग हो, कुछ भी हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की, और इसका PDF भी आप ले लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।